स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप सबको याद होगा 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी, जिसके तहत कहा जा रहा था कि एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है शिक्षा के अंदर। लेकिन लेट मी टेल यू, यहां पर जो पूरा बदलाव है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, वो ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में 10-15 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। धीरे धीरे करके यहां पर चेंजेस होगा और आगे चलकर आपको बदलाव देखने को मिलेगा। और इसी की तरफ एक बड़ा कदम उठाते हुए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये अब फाइनली सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जारी कर दिया है, जिसके तहत आप कह सकते हैं कि हमारे स्कूल एजुकेशन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। स्पेशली यहां पर जो बोर्ड एग्जाम्स होता है, मुझे तो याद है 10th के समय जब मैं बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहा था, कितना ज्यादा प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर। मतलब कि क्या अगले साल एडमिशन कौन से स्कूल में होगा, क्या होगा। फिर 12th का भी बोर्ड एग्जाम होता है, उसमें और ज्यादा प्रेशर कि कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। मतलब ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, देखो ये होता क्या है ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का मतलब ये हुआ कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा होता है वो किस तरह की पुस्तक पढ़ रहा होता है, उसमें सिलेबस किस तरह का होता है, एग्जाम्स कब कब कराए जाएंगे, वो सारी चेंजेस वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। और लास्ट टाइम ये बदलाव किया गया था 2005 में, और अब वापस से इसको 2024 में बदला जा रहा है। ठीक है, तो काफी कुछ जानने को इस वीडियो में, सभी को इसके बारे में जानना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसा यूपीएससी का बैच चाहते थे जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाए, तो ये हमारा 3 लाइव बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी, इंग्लिश बैच। कोई भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिएगा कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और आप इसके अंदर एनरोल करा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री, जो कि पहले एचआरडी मिनिस्ट्री हुआ करती थी, इनके द्वारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 ये जारी कर दिया गया। एक्चुअली क्या हुआ था, 2 महीने पहले की बात है, यहां पर जो इसका ड्राफ्ट है अप्रैल के महीने में वो जारी किया गया था। और वो बेसिकली बनाया गया था 13 मेंबर स्टीयरिंग कमिटी विच वाज लेड बाय इसरो चीफ के कस्तूरीरंगन जी के द्वारा। लेकिन वो ड्राफ्ट था, अब ये पूरा फाइनल प्रिपरेशन हुआ है। तो फाइनल में क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, जैसा कि बोल रहा था, 2005 में लास्ट टाइम इसमें बदलाव हुआ था। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी बदलाव करने की कोशिश की जा रही है वो है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। मतलब कि देखिए क्या है कि पहले यहां पर एक बोर्ड एग्जाम होता था जो अभी तक चलता आ रहा है, 10th हो गया, 12th हो गया। अब यहां पर बोला जा रहा है कि उसके अंदर 2 बोर्ड एग्जाम होंगे, वो मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज जो बदला जा रहा है वो ये है कि अब बच्चे को एक फिक्स्ड किसी स्ट्रीम में नहीं रखा जाएगा। मतलब कि अगर मान लो कोई साइंस वाला बच्चा है, साइंस लेना चाहता है, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ साइंस का ही पढ़ेगा, कुछ और पढ़ ही नहीं सकता, ह्यूमैनिटीज पढ़ ही नहीं सकता, आर्ट्स पढ़ ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। आर्ट्स वाला बच्चा कुछ अगर उसको मान लो, जैसे कि मैं आपका खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, तो जब मैं साइंस का सब्जेक्ट होता था तो उसमें मुझे जो फिजिक्स है वो बेटर लगता था, लेकिन बाकी के नहीं अच्छे लगते थे। तो होता है ना कई बार कि अगर आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, पूरा का पूरा वो ना पढ़ना चाहे, तो वो भी आप कर सकते हो। इस तरह का फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर दिया जा रहा है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये 2 बोर्ड एग्जाम्स का मामला क्या है। देखो, जो नया करिकुलम फ्रेमवर्क आया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसके अंदर बोला गया है कि 2024 से जो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम होगा उसमें तो ये लागू हो ही जाएगा। और डिपेंड करता है कि क्या अलग अलग राज्य अपने बोर्ड में उसको करते हैं कि नहीं, क्योंकि याद रखिएगा ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो लाया गया है वो बेसिकली जो एजुकेशन है, आपको पता है ना कि वो आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कहने का मतलब कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का हक उसके अंदर रहता है। तो यहां पर केंद्र सरकार तो जारी कर सकती है, लेकिन अल्टीमेट इंप्लीमेंटेशन ये आपका राज्यों के ऊपर है। हां, जो सीबीएसई है वो तो सेंटर के अंदर में आता है, तो वो लोग इसको इंप्लीमेंट कर देंगे। तो 2024 से क्या होने वाला है, जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो 2 बार कराए जाएंगे साल में। जी हां, 2 बार बोर्ड एग्जाम्स कराए जाएंगे। और सबसे खास बात तो यह है कि ऐसा नहीं है जैसे कि मान लो 6 महीने के बाद कोई बोर्ड एक एग्जाम हुआ, ठीक है, तो उसका जो मार्क्स हो, मान लो उसमें एक बच्चे ने 60% मार्क्स आया उस बच्चे का, ठीक है, अब बच्चे को लगेगा ना कि जो अगला 6 महीने बाद बोर्ड का एग्जाम होगा उसको और अच्छा परफॉर्म करना है, तो वो और मेहनत करने की कोशिश करेगा। तो मान लो अगली बार उसका 80% आ गया, ठीक है, तो उस केस में जो फाइनल जो स्कोर होगा ना वो उसका बेस्ट देखा जाएगा। तो दूसरे वाले में अगर उसका अच्छा
अच्छा बेटर आया है तो 80% ही उसका फाइनल काउंट किया जाएगा। इस तरह से करने की कोशिश की जा रही है। मान लो पहले अगर बच्चे का 70% आया था और फिर बाद वाले में 60% आया तो 60 नहीं होगा, उसका बेस्ट वाला काउंट किया जाएगा। यही बोला गया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के डॉक्यूमेंट के अंदर। और इसमें यह बताया गया है साफ साफ कि कैसे आज के डेट में, क्योंकि ये साल में एक ही बार होता है, 10th का एग्जाम हुआ, आप गए और साल में एक बार अगर आपका प्रॉब्लम आ गई, मान लो कई बार होता है ना, घर में कोई बीमार हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, आपका एजुकेशन इंपैक्ट हो जाता है। मतलब पूरे साल भर मेहनत कर रहा है बच्चा, पिछले 8-10 साल से मेहनत कर रहा है, हमेशा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आखिरी में चलो मान लो कुछ गड़बड़ हो गई, नहीं पढ़ पाया, तो वो प्रेशर नहीं होना चाहिए। हमें एजुकेशन को एंजॉयबल बनाना है, उसको प्रेशर में नहीं डालना है। देखो आजकल तो काफी स्टिल कम हो गया, पहले तो काफी खबरें आती थी कि 10th के बच्चे ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली, सोचिए छोटे छोटे बच्चे। तो वो सारी चीजें ना हो, ये यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको बता दूं, यहां पर प्लानिंग तो यह है कि आगे चलकर ये जो बोर्ड का एग्जाम है ना, उसको ऑन डिमांड एग्जामिनेशन करने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, 8 महीने के बाद बोल दिया गया कि आप कभी भी बोर्ड का एग्जाम दे सकते हो, तो 8 महीने में सिलेबस खत्म हो गया, 9वें महीने में अगर बच्चे को लगता है कि हाँ वो तैयार है बोर्ड एग्जाम देने के लिए अच्छे से, वो उस समय एग्जाम दे सकता है। किसी को लगता है 11 महीने के बाद अगर वो तैयार है तो वो उस समय दे सकता है। मतलब जो ऑन डिमांड होता है ना एग्जामिनेशन, उस तरह का भी सिस्टम, वो अभी टाइम लगेगा उसको करने में, लेकिन ऐसा सुझाव दिया गया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर। फिर अब इसके अलावा यहां पर लैंग्वेजेस को लेकर देखो, अभी क्या है कि 11th और 12th में जो बच्चा पढ़ता है स्कूल में, उसको अभी करंट में अगर आप देखो तो एक ही लैंग्वेज चूज करना होता है कोई भी, ठीक है। जैसे मैंने अगर लैंग्वेज चूज किया था, मेरे को याद है मैंने हिंदी चूज किया था, ठीक है। लेकिन अब जो है बोल दिया गया है कि कम से कम 2 लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे, जिसमें एक तो एटलीस्ट इंडियन लैंग्वेज होगा ही होगा, ठीक है। तो ये यहां पर किया जा रहा है कि यहां पर 2 अब लैंग्वेजेस चूज करना पड़ेगा 2024 से, और इसको इमीडिएट बेसिस पर इंप्लीमेंट किया जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। फिर इसके साथ साथ देखिए एक और बड़ा बदलाव हो रहा है, वो है सिलेबस के अंदर। जी हां, अब देखिए क्या है ना कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में एक तरह से जो कुछ चेंजेस किए जाएंगे सिलेबस में, वो हमारी जो इंडियन भारतीय धरोहर है ना, भारतीय जो संस्कृति है, भारत के अंदर किस तरह की शिक्षा पद्धति होती थी, एंशियंट टाइम्स वगैरह में क्या क्या हुआ था, कहीं ना कहीं उसके अचीवमेंट को आज के मॉडर्न एजुकेशन में इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है। मतलब ये बोला जा रहा है कि जैसे कि मैथ्स का सिलेबस हो गया, उसमें पहले आपको पता है कि भारत मैथ्स में कितना ज्यादा आगे था पहले एंशियंट टाइम्स में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें अब इस समय इंक्लूड की जाएंगी। जैसे बोला ये जा रहा है कि जैसे आप बोलते हो आज के डेट में 10 to the power of 10, 10 to the power of 12, तो ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर टर्म यूज किया जाता है यजुर्वेदा के अंदर, यजुर्वेदा, ठीक है, ये एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं। तो इस तरह की चीजें मैथ्स के अंदर अब हो सकता है उसको इंप्लीमेंट की जाए। फिर इसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट ऑफ बौद्धियाना है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, वो भी अब इंक्लूड किया जाएगा। फिर इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स है 0 to 9 करके, वो चीजें इंक्लूड की जाएंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट हो गया, जैसे साइन, कॉस, ये सब आपको आर्यभट्टा का जो ट्रीटीज है आर्यभट्टिया, उसके अंदर देखने को मिलता है। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं अब मॉडर्न एजुकेशन में, मतलब भारत की जो अच्छाई रही है, भारत के जो सिस्टम्स रहे हैं, वो अब एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड किया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और टेक्नोलॉजी को लेकर देखो, टेक्नोलॉजी का मतलब ही नहीं, आज तो टेक्नोलॉजी हम मोबाइल, ये डिजिटल, ये सारी चीजें देखते हैं, राइट, वैसा नहीं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है उस समय वो चीज नहीं था। लेकिन टेक्नोलॉजी जैसे कि क्या क्या चीजें भारत करता था, किस चीज में आगे था, तो यहां पर इंडियन सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के पर्सपेक्टिव से ये चीज इंक्लूड होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा बृहत संहिता के बारे में, तो इसके अंदर जैसे क्या है ना, जो परफ्यूम होता है उसका प्रिपरेशन की जो मिक्सिंग जो सेट्स होते हैं, बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसको कैसे मिक्स किया जाए तो क्या आएगा, क्या प्रपोर्शन में किया जाए, तो वो सब जो टेक्नोलॉजीज होती थी उसको अब बताया जाएगा। मतलब समझाने का ये तरीका है कि उस समय इंडियन सोसाइटी कैसे वर्क करती थी, तो वो सब कुछ आपको हमारे अब सिलेबस के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिर इसके अलावा यहां पर एक और जो ये मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा किया गया है, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज सब्जेक्ट। देखो यहां पर क्या है ना कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का कहना है कि जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसको 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। पहला ग्रुप होगा जिसमें लैंग्वेजेस, जो मैंने आपको बताया 2 लैंग्वेज पढ़ना होगा 11th और 12th वालों को, तो हिंदी, इंग्लिश, जितने भी लैंग्वेजेस होते हैं वो हो गया। फिर ग्रुप 2 वाला सब्जेक्ट्स होगा जिसके अंदर आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, वो सब इंक्लूड किया जाएगा। फिर थर्ड वाला ग्रुप होगा जिसमें सोशल साइंस, ठीक है, बाकी की जो चीजें होती हैं। और फोर्थ ग्रुप जो साइंस वाला सब्जेक्ट्स होता है, जो मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सारी चीजें। तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको 4 ग्रुप में डिवाइड किया जा रहा है। अब देखिए इसमें यह बोला गया है
कि किसी भी एजुकेशनल संस्था को, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है देश के अंदर, उनको बच्चे को जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप में आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा लैंग्वेज पढ़ना चाहता है सिर्फ लैंग्वेज ही पढ़ता रहेगा, उसको एक ऑल राउंड नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर कोई बच्चा अगर आर्ट एजुकेशन पढ़ रहा है, फिजिकल एजुकेशन कुछ भी पढ़ रहा है, तो वो एक सब्जेक्ट कहीं ना कहीं सोशल साइंस में से भी चूज कर सकता है, वो एक और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स या कोई और चूज कर सकता है। तो यहां पर एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा कि एक तो यहां पर 2 लैंग्वेज चूज करना होगा, ये तो कंपलसरी मैंने आपको बताया ग्रुप 1 में से, वो तो हो गया। फिर बाकी का जो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 और ग्रुप 4 है, इन 3 ग्रुप में से बच्चे को 4 सब्जेक्ट चूज करना होगा, वो क्या पढ़ना चाहता है, ठीक है। और कम से कम 2 ग्रुप में से तो उसको सेलेक्ट करना ही होगा। मतलब 4 सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रुप 2 में से ही सारा का सारा 4 सब्जेक्ट चूज कर लिया, ऐसा नहीं। ग्रुप 4 में ही सारा का सारा 4 सब्जेक्ट चूज कर लिया, ऐसा नहीं। उसको मिनिमम इसमें से 2 ग्रुप, मतलब वो चाहे तो तीनों का तीनों ग्रुप चूज कर सकता है। और उसको कितना सब्जेक्ट चूज करना है? 4 सब्जेक्ट चूज करना है। तो एक मान लो उसने कर लिया इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट, ठीक है, फिर दूसरा कर लिया मैथ्स का सब्जेक्ट, तीसरा कर लिया जैसे आर्ट का कोई सब्जेक्ट हो गया, उसमें चूज कर लिया। तो इस तरह से उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि वो 4 सब्जेक्ट चूज कर सकता है किसी भी ग्रुप में से, और मिनिमम 2 ग्रुप्स में तो उसको चूज करना ही पड़ेगा। और इसके लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने कहा है कि हमारे देश में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, उनको ये सारी चीजें इमीडिएट बेसिस पर 2 ग्रुप का तो इंक्लूड लागू करना ही है, और आगे चलकर 5 साल के अंदर अंदर उनको जो 4 ग्रुप है वो ऑफर करना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है किसी स्कूल में अभी कोई टीचर अवेलेबल ना हो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, लेकिन अगले 5 साल के अंदर उनको सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड करनी पड़ेंगी। अब देखिए यहां पर एक और जो परेशानी आती है हमारे देश में, आपने देखा होगा कि जो कोचिंग कल्चर है वो बहुत ज्यादा है। स्पेशली स्कूल्स वगैरह में आप देखते होंगे कि कोचिंग के माध्यम से बच्चा रटता है, उसको पढ़ने की कोशिश, और कैसे भी कैसे एग्जाम निकाल दे, अच्छा मार्क्स ले आए, वो सारी चीजें होती हैं। देखो अब बोला यह जा रहा है कि 10 साल के अंदर जो एग्जामिनेशन है इट शुड बी प्रिपेयर टू ऑफर सर्टिफिकेशन। मतलब जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है ना, वो सर्टिफिकेशन मॉड्यूलर एग्जामिनेशन के बेसिस पर होगा। मॉडल्स कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स का अभी आप देखोगे तो पूरा का पूरा एक सिंगल एग्जाम होता है इकोनॉमिक्स का, लेकिन हो सकता है मॉड्यूलर एग्जामिनेशन मतलब ये हो गया इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो फर्स्ट मान लो कोई बच्चा अगर फर्स्ट मॉडल अच्छे से पढ़ लिया ये वाला, तो वो इसका एग्जाम दे दे, फिर इसके बाद ये वाला पढ़ के, मतलब कि उसके पास एक साथ भार ना आ जाए, पूरा का पूरा पढ़ के और फिर एक साथ एग्जामिनेशन दो। तो उसी की वजह से क्या होता था, बच्चा कोचिंग वगैरह ज्वाइन करता था, कुछ मदद हो जाए, कोचिंग वाले बता दें, कुछ कर दें, कुछ इस तरह की चीजें होती थी। लेकिन वो कल्चर अब कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ यहां पर जो रोट लर्निंग होता था कि रट्टा मारो और उसको करके आ जाओ, बच्चा समझता नहीं था, बस रट्टा मारना है कैसे भी करके और उसको एग्जाम देकर फर्स्ट रैंक ले आओ, सेकंड रैंक ले आओ, तो वो सारी चीजें अब ना की जाएं। और इनफैक्ट सजेशन तो ये भी दिया जा रहा है, जैसे कॉलेज में आज के डेट में आपको सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम मिलता है ना, वही सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम अब स्कूल के अंदर भी आगे चल गया। ये सजेशन है, अभी इंप्लीमेंट नहीं होने वाला। खैर अब आगे क्या होगा, अब सजेशन तो इतनी सारी चीजें दी गई हैं, और भी बहुत चीजें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया। देखो अब क्या है ना, जैसे एनसीईआरटी हो गया, वो अपने बुक्स के अंदर बदलाव करेगी, सिलेबस वगैरह चेंज करना है, तो उन्होंने 19 मेंबर की कमिटी बना रखी है जो तय करेगी कि क्या क्या सिलेबस में चेंजेस करना है अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और फाइनली इसको 2024-25 में आप कह सकते हैं कि नया एनसीईआरटी का बुक्स आने वाला है। देखिए जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता ही है कि एनसीईआरटी वगैरह कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो वो सारी चीजें की जाएंगी। लेकिन ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, इनमें से कोई भी चीज राज्यों के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है उनको करना ही करना है, क्योंकि ये आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ठीक है, हमारे 7th शेड्यूल के अंदर 3rd लिस्ट जो है। और अभी मैं आपको बता दूं कि इसी हफ्ते जो कर्नाटका है, जो कि कांग्रेस पार्टी इस समय पावर में है, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो अब देखना होगा, क्योंकि क्या होता है कि अल्टीमेटली अगर मान लो कोई बच्चा कर्नाटक से पढ़ के गया है, तो वो दिल्ली में आके पढ़ेगा, मुंबई जाके पढ़ेगा, तो क्या उसको प्रॉब्लम आएगी, नहीं आएगी। तो यहां पर अभी कर्नाटक सरकार ने कहा है कि हम तो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी अपना जो चीजें हैं उसको लाने की कोशिश कर रही है। खैर आपका क्या सोचना है इन सारी चीजों को लेकर, आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता पाएंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आया था, उसके अंदर बोला गया था एक नई बॉडी बनाई जाएगी, एपेक्स बॉडी होगा, जो कि हमारे देश के अंदर जो रिसर्च कल्चर है
जो बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी है हायर एजुकेशन के अंदर वो लाने की कोशिश करेगी। तो वो बॉडी का नाम क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आप बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।